हेलो एवरीवन। आज हम फंडामेंट राइट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फंडामेंट राइट, बट फंडामेंट राइट का टॉपिक करने से पहले हम सबसे पहले राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फंडामेंट राइट का मतलब तो बहुत सिंपल है। दीज आर दोज राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ऐसे राइट्स जो मानव के विकास के लिए अति आवश्यक है, उन्हें फंडामेंटल राइट कह देते हैं। लेकिन ऐसे राइट्स का क्या मतलब है? सबसे पहले हमें राइट्स वर्ड के बारे में समझना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप राइट्स वर्ड को डिफरेंट लैंग्वेज में डिफाइन करोगे, लेकिन अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर है H.R. लास्की जी ने जब इनका डेफिनेशन दिया, इन्होंने बड़ी सिंपल भाषा में कहा कि राइट्स आर नथिंग, दीज आर कंडीशंस। इट मीन राइट्स तब जनरेट होते हैं जब हम इन्हें ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं। ये कंडीशन क्रिएट कौन कर रहा है, इसका सोर्स क्या है, वही हमारे राइट्स बन जाते हैं। इन्हीं के बेसिस पर हम राइट्स को कैटेगराइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन? वी आर द इंडियन सिटीजन, तो इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन स्टेट ने जो हमें कंडीशन दे रखा है, हमें वो कंडीशन जो है हमारे लिए वो राइट्स है। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आप क्लास में बैठे हैं, आपको हमने कंडीशन दिया कि यस यू कैन आस्क द क्वेश्चन, तो इट मीन आपके पास एज ए स्टूडेंट कुछ राइट्स हैं। अगर हम उन क्वेश्चन को नहीं आंसर देते, जहां हम आपको कहते सॉरी बेटा आप क्वेश्चन क्लास के बाद पूछना, तो आप क्लेम कर सकते हो कि सर जब हम एडमिशन लिया था तो आपने कहा था कि आप ऐसा करोगे। इट मीन कंडीशंस को क्लेम किया जा सकता है, तो राइट्स को हम कह सकते हैं दीज आर राइट्स। क्या होगा? क्लेम्स हुए हमारी। क्लियर है? ओके, मैं एक और क्वेश्चन आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मैंने अभी आपको कहा कि कंडीशंस होंगी तो हम क्लेम करेंगे। मैं बड़ा सिंपल सा पर्सनल एग्जांपल देता हूं आपको। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मैंने पेरेंट्स से कहा कि मुझे यामा बाइक चाहिए। मेरे फादर साहब ने मना कर दिया। 2 दिन 3 दिन लगे मुझे उनको मनाने के लिए। 3 दिन खाना कम खाया, तो पापा को मम्मा का प्रेशर था और उन्होंने यामा बाइक दिला दिया। इट मीन मैंने क्लेम किया कि मुझे यामा बाइक चाहिए। अगर उस टाइम मैं हेलीकॉप्टर की डिमांड करता, क्लेम करता, क्या मुझे वो मिलता? नहीं मिलता, क्योंकि वहां मेरे पेरेंट्स की कंडीशन नहीं थी ऐसी। मेरे पेरेंट्स ने ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं कर रखी थी। इट मीन जो सोर्सेज होगा, जिसने वो कंडीशन क्रिएट की है, उसी के बेस पर हम क्लेम कर सकते हैं। बात क्लियर है? ओके, सोर्सेज के बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं राइट्स को। तो नेचुरल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। ऐसे राइट्स जिसे नेचर ने दिया है। नेचर का क्या मतलब है? खुदा, भगवान, कुछ भी बाय बर्थ जो हमें राइट्स मिले हैं। इट मीन हम कह सकते हैं दोज राइट्स जो हमें बाय बर्थ मिले हैं। यहां पर एक लाइन बड़ी साफ लिख देना, नेचुरल राइट्स आर नीदर गिवन बाय स्टेट नॉर बाय सोसाइटी। ना तो इन्हें स्टेट ने दिया है, ना ही इन्हें सोसाइटी ने दिया है। इट मीन ये वो राइट्स हैं जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं। इन्हें स्टेट और सोसाइटी किसी भी तरह से कोई इंपरसेक्शंस इंपोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये
स्टेट ने दिए ही नहीं, सोसाइटी ने दिए ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन है आपके पास, मैंने दिया आपको, क्लास के बाद कहता हूं यंगमैन मेरा पेन रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि पेन मैंने दिया है आपको। कुछ राइट्स ऐसे होंगे जो मैंने दिए हैं, तो मैं उन पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता हूं। यस, नेचर इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल देखो, टर्की और सीरिया में कितना बड़ा अर्थक्वेक आया, कितने लोगों की जान चली गई, क्योंकि राइट्स जो था, नेचुरल राइट्स, जो राइट टू लाइफ राइट्स था, वो भगवान ने, नेचर ने दिया था, और नेचर ने किसी से नहीं पूछा, और अर्थक्वेक के थ्रू वो राइट वापस ले लिया। क्लियर? नेक्स्ट है लिखिए, नेचुरल राइट्स कंसेप्ट इज गिवन बाय जॉन लॉक। जॉन लॉक, हालांकि यूपीएससी के बच्चे को ये नाम याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टेट सर्विस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1, नंबर 2, अगर आप इनके नाम लिखोगे, इनकी बुक का नाम लिखोगे, तो आंसर थोड़ा सा अच्छा भी बनता है। जॉन लॉक की बुक है, और नेचुरल राइट्स बुक में एक कंसेप्ट दिया है, थियरी ऑफ नेचुरल राइट। एज इट इज लिख दीजिए इस बात, थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स। इस थ्योरी में, इस बुक में जो कंसेप्ट है थियरी ऑफ नेचुरल राइट, उस कंसेप्ट में इन्होंने 3 राइट्स को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्रॉपर्टी। हम कितने साल जिएंगे? हु विल डिसाइड, स्टेट और सोसाइटी? अगर ये हमारे हाथ में हो, जो सोसाइटी में बहुत, जिसका नाम है, जहां ही बिलोंग टू वेरी रिच फैमिली, वो तो सारी उम्र क्या, जब तक सृष्टि होगी तब तक जिएंगे। इट मीन लाइफ किसी पॉलिटिकल लीडर के हाथ में नहीं है, किसी बहुत बड़े इकोनॉमिक्स जहां अमीर आदमी के हाथ नहीं है। ये नेचर ने अपने पास राइट रखा हुआ है। राइट टू फ्रीडम, जैसे बच्चा पैदा होता है कितना फ्री होता है, उसे कब हंसना है, कब रोना है, वो सब भूल, उसे कोई परवाह नहीं है। आगे जाकर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। एलिगेशन, थियरी ऑफ एलिगेशन, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है। हालांकि इस लाइन का यहां ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन मैं फ्रीडम के ऊपर इसको जरूर बताऊंगा आपको। थियरी ऑफ एलिनेशन क्या है? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इस कैपिटलिस्ट इरा में, इस पूंजीवाद युग में, हम उस कैपिटल को गेन करने की रेस में ऐसे लग गए हैं कि हम सोसाइटी से, हम नेचर से, इवन हम अपने आप से भी एलिनेट हो चुके हैं। हमें पता ही नहीं कि हमें खुशी कहां मिलती है। हम सोसाइटी के लिए, हम लोगों के लिए, हम जब चाहे हंस नहीं सकते, हम बारिश में पागलों की तरह नहा नहीं सकते, लोग क्या कहेंगे। लेकिन बचपन में बच्चे के पास जो फ्रीडम है, इट मीन ये फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन किसने लगाई? सोसाइटी ने, स्टेट ने, इन्होंने इन पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी। नेचर ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी। बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र है, लेकिन ये वो प्रॉपर्टी नहीं जो हेरिडिटरी हमें मिली है। यहां जॉन लॉक ने बड़ा क्लियर किया है कि प्रॉपर्टी मीन नेचर प्लस लेबर इज इक्वल टू प्रॉपर्टी। नेचर में के को जब लेबर के साथ जोड़ा जाता है, मैं एग्जांपल देता हूं। एक पेड़ है, उस पर आम लगे हैं, मैंने नहीं उगाया, मैंने शायद उसका प्लांट लगाया होगा, लेकिन आम नेचर ने, मैंने लेबर लगाई, आम तोड़े और उसे मार्केट में बेचा, वो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरे को पैसे मिले उसके।
क्लियर? उसे कोई नहीं मेरे से ले सकता। दैट इज माई राइट टू प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड नेचुरल राइट। यहां तक कोई क्वेश्चन? यस सर, आपने बोला लाइफ, फ्रीडम और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, तो ये भी हमारी लाइफ और फ्रीडम भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट के पार्ट है। बिल्कुल। तो इसमें और नेचुरल राइट में फिर? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि आगे जाकर मैं इसे एक्सप्लेन भी करूंगा बच्चे, कि कुछ राइट्स जो हमें यहां लगते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31, जहां जिसे आजकल 300A के साथ जोड़ते हैं, इनमें क्या फर्क है? चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहें, चाहे फंडामेंटल राइट कहें, चाहे किसी राइट को लीगल राइट कहें, लेकिन इन सभी राइट्स पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये एब्सोल्यूट नहीं है बाय नेचर। नेक्स्ट, अब दूसरे राइट को डिस्क्राइब करते हैं, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्सेज। अब मैं इसको और ज्यादा भी एक्सप्लेन करूंगा जब हम फंडामेंटल राइट के साथ कंपेयर करेंगे, तो आई विल एक्सप्लेन। ओके, नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल राइट्स। अब नाम से आपको समझ आ रहा है, ऐसे राइट्स जिसे हिस्ट्री ने प्रोवाइड की है। अब आपको ये बात क्लियर है, हिस्ट्री कोई राइट्स नहीं देती। हिस्ट्री में राइट्स का एवोल्यूशन होता है। हिस्ट्री में कोई राइट बाय कस्टम, किसी भी बाय रिलीजन, किसी भी तरीके से वो इवोल्व होते रहते हैं। इनके मेन पॉलिटिकल फिलोसफर थे एडवर्ड बर्ग। अब फर्दर हिस्टोरिकल राइट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, सोशल राइट्स, रिलीजियस राइट्स एंड कल्चरल राइट्स भी कह सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास रिलीजन में क्या राइट्स हैं। अब प्लीज इन्हीं फंडामेंटल राइट जो कि राइट टू रिलीजन है उनके साथ कंफ्यूज मत कीजिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में कल्चर को, रिलीजन को, रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। किसी को राइट्स नहीं दिए गए। जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। आप कोई भी धर्म प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनका प्रीच कर सकते हैं, उनकी प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहा कि आप यही चीज प्रचार करोगे, इसी धर्म को अपनाओगे और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे। इट इज नॉट डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो अपने आप रिलीजियस हिस्ट्री में जैसे जैसे हमें किसी ने बताया कि ऐसे मंत्र उच्चारण करने हैं, ऐसे पाठ पढ़ना है, ऐसे हमने जो भी कर्म कांड करने हैं, वो हम वैसे वैसे करते आ रहे हैं। बहुत सारे रिलीजियस बुक, वेद शायद इनके सोर्स हो सकते हैं। बहुत सारे सोसाइटी के राइट्स जो हैं, सोशल राइट्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे इवॉल्व होते गए। मैं अक्सर हर क्लास में एग्जांपल देता हूं कि बच्चे, एक लड़के के पैदा होते ही पेरेंट्स ये सोचने लग जाते हैं कि मैं अपने घर में जैसे मेरा बेटा बड़ा होगा एक चांद जैसी बहू लेकर आऊंगा। ये राइट उस बच्चे को, उस लड़के को बाय बर्थ मिल गया कि वो अपने घर एक बहू लेकर आएंगे। लड़की के पेरेंट्स कभी नहीं कहते मैं अपने घर में एक चांद जैसा दामाद लेकर आऊंगी। घर जवाई गलत माना जाता है। क्यों? एक आपकी बहू आपके घर आ सकती है तो दामाद भी घर वहां जाके रह सकता है। हम भी ऐसा सोचते थे वैसे कि एक वो शायद हमें भी एक बहुत अमीर फैमिली की अकेली अकेली लड़की मिल जाए तो बस उसे शादी करेंगे, बस जीना। ऐसा फिल्मों में देखा, रियलिटी में शायद किसी के साथ हुआ भी हो, हमारे साथ नहीं हुआ। खैर आगे चलते हैं। बात क्लियर है? दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल राइट्स। नेक्स्ट, कल्चर राइट्स, ऐसी जो आपकी कल्चर में डेवलप हो। आपका कल्चर मेरे कल्चर से अलग है।
इट मे बी आपका पंजाबी कल्चर है, मेरा हिंदी कल्चर, हरियाणा का कल्चर है, जहां तमिलनाडु का कल्चर है, हमारे कल्चर अलग अलग है। आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी लैंग्वेज, ये कल्चर में आती है। फूड, यस, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, कल्चर, आपको किस तरह का खाना पसंद है, वो कल्चर में आता है। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। नाम से बड़ा क्लियर है, दोज राइट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे राइट्स जिसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फंडामेंट राइट एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया तो इनको डिफरेंशिएट क्यों किया गया? मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो हमारे कुछ एक ऑब्जेक्टिव थे। उन ऑब्जेक्टिव को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म जैसे जैसे रिसोर्सेज आते जाएंगे स्टेट उन्हें पूरा करता रहेगा। शॉर्ट टर्म्स में ऐसे राइट्स जो कि बहुत इसेंशियल है एंड ऐसे राइट्स विच आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट आर नॉन एज फंडामेंटल राइट्स। ऐसा नहीं है कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जरूरी नहीं है, बट इनके कंपैरिजन में जरूरी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको करवाया था, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा डेवलपमेंट है। मैंने डेवलपमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फंडामेंटल राइट प्रोवाइड पॉलिटिकल डेवलपमेंट और DPSP provides social and economic development. Now, what is the meaning of political development? Political liberty, political equality and political justice. Political, ये कैसे पॉसिबल है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो? जब वहां पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगी तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाएगी। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, फंडामेंटल राइट से पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो हो ही रही है, फंडामेंटल राइट से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी आ रही है। बात क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है, हालांकि मैं आगे जाकर बहुत इसे एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फंडामेंटल राइट्स के पास 2 आर्टिकल जो कि सेफ गार्ड है इसके लिए, जो कि इनको प्रोटेक्शन देती हैं। वन इज आर्टिकल 32 एंड वन इज आर्टिकल 226। मैं आगे जाकर इनको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, आर्टिकल 32 में क्या है, रिट्स क्या है, 32 एंड 226 में फर्क क्या है, आई विल एक्सप्लेन प्रॉपरली। बट ये इनके पास ये प्रोविजन नहीं है। बात क्लियर है? नेक्स्ट इज लीगल राइट। आई थिंक आपने लिख लिया हो उसे। Legal rights are those rights which are provided by parliament, जिन्हें पार्लियामेंट देती है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए भी हमें लीगल राइट्स की प्रोविजन की जरूरत होती है। लीगल राइट्स जैसे एक्ट, लॉ, बहुत सारे बच्चों को एक्ट और लॉ में फर्क ही नहीं पता। एक्ट को जब नोटिफाई किया जाता है तो वो लॉ बन जाता है, एक लेमैन लैंग्वेज में अगर समझे तो।